हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 20th लेसन चल रहा है जिसके अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए और जिसके अंदर अपन ने पहले पार्ट के अंदर अपन ने क्या देखा, आय व जो रोजगार और उत्पादन का जो क्लासिकल सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने कीन्स का सिद्धांत पढ़ा और सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि उपभोग फलन क्या है और उपभोग फलन के साथ साथ अपन ने देखा कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये सब अपन देख चुके हैं। अब अपना जो 20th लेसन का थर्ड पार्ट अपन आज पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे बचत फलन, बचत की औसत प्रवृत्ति एवं बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो बच्चों, बचत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम उपभोग फलन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या देखा था कि उपभोग आय का फलन है, अर्थात जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता है ऐसे वैसे हमारी उपभोग में भी परिवर्तन होता है। और अपन ने उपभोग फलन में देखा था कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग जिस गति से आय बढ़ती है उस गति से नहीं बढ़ता है और आय का कुछ भाग क्या हो जाता है बच्चों, फिर सेविंग या बचत। बिल्कुल राइट है। और फिर उसके ऊपर मैंने आपके घर का एग्जांपल भी लिया था कि पापा की जो इनकम आती है वो आप यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं, लेकिन कुछ इनकम को अपन भविष्य के लिए बचा करके भी रखते हैं। तो आज हम उसी बचत की बात करते हैं। और आपके भी पापा आपको कहते होंगे कि बच्चों बचत करना चाहिए, आपके पास भी गुल्लक होगी, जब आप छोटे थे तो गुल्लक थी, अभी भी आप लोग सेविंग करते होंगे। तो सेविंग का तो और बचत का तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम उसी बचत के बारे में पढ़ेंगे। तो बचत फलन क्या होता है? तो बचत फलन के लिए हमको वापस कहाँ जाना पड़ेगा? उपभोग पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि I इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये हम अपनी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो के अंदर अपन अच्छे से देख चुके हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी जो इनकम होती है वो उपभोग और बचत के बराबर होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो अपन को y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, यदि अपन को s निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, अपन को s निकालना है। अपन को मैथ आती है ना थोड़ी बहुत, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस सी। क्या हो गया? y माइनस सी। और अपन को पता है ना c इज इक्वल टू क्या था? उपभोग a प्लस बी वाई डी, ये अपन को पता है, ये अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो ये जो c की जो अगर जो अपना इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो, तो जो c की वैल्यू है वो अपन इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी की बजाय लिख दो a प्लस बी वाई डी। अब अपन इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो अपन को पता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी वाई। अब अपन क्या करते हैं कि s इज इक्वल टू माइनस ए को तो आगे ले लीजिए और प्लस y माइनस बी वाई। अब अगर जो अपन इसके अंदर से माइनस है, y को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका? 1 माइनस बी। तो आप इसका जो बचत फलन की जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। और इसे आपको याद भी रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बचत फलन की इक्वेशन कहाँ से है, क्योंकि हमारा आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। हमने वहीं से स्टार्ट किया जहां हमारा सेकेंड वीडियो था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, सिंपल मैथ है। और c इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने c की वैल्यू, हमारा जो c इज इक्वल टू था ना a प्लस बी वाई डी, वहीं से हमने इसकी वैल्यू रखी। तो s इज इक्वल टू, फिर अपन इसको मैथ करते गए तो फाइनली ये आ गया हमारा बचत फलन की समीकरण। क्या आ गया? बचत फलन की समीकरण। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है बचत फलन की समीकरण लिखिए, तो अपन लिखेंगे s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। तो बच्चों, ये तो हो गया बचत फलन और बचत फलन की समीकरण। तो बचत क्या है? जो आपकी आय हो रही है, आय में से अपन ने क्या माइनस कर दिया? उपभोग माइनस कर दिया, तो अपन को बचत मिल गई। क्योंकि अपन को पता है कि आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत होती है। अब बचत चाहिए तो आय में से उपभोग को माइनस कर दिया और इस प्रकार हमारा आ गया बचत फलन। ये अपना क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी को अपने ग्राफ के द्वारा भी बताएंगे। देखिए, अब जो अपन ने ये जो ग्राफ था इसको अपन ने पहले भी बना रखा है वीडियो 2 में। बचत फलन को अपन ग्राफ के द्वारा देखते हैं। जैसे अपन ने उपभोग फलन के अंदर अपन ने ग्राफ लिया था, अपन ने यहाँ पर उपभोग लिया था, यहाँ पर आय लिया था, ये एक्स अक्ष और ये वाई। तो अपन ने देखा था कि ये जो हमारी क्या थी, ये हमारी समता रेखा थी, y इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी आय है वो उपभोग और बचत के बराबर थी। और ये हमारी रेखा थी उपभोग फलन था कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या देखा था कि ये ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्या था? अबचत थी, मतलब बचत हो ही नहीं रही थी।
तो अभी तो हम बचत की बात कर रहे हैं, तो हमको इसको तो देखना ही नहीं, हमें हमारा जो ग्राफ कहाँ से चालू होगा, बचत फलन यहाँ से चालू होगा। तो बच्चों इसी ग्राफ को मैं क्या करती हूँ, इसी को मैं वापस नीचे बना रही हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, तो इससे हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसको देखिए, अब यहाँ पर वही अपना आय ले लिया अपन ने, और यहाँ पर पहले तो अपन ने उपभोग लिया था, अब ले लीजिए बचत। ये अपना पहले वाला ग्राफ था, यहाँ पर अपन ने लिया था उपभोग। तो ये जो अपना यहाँ से पहले तो बचत हो ही नहीं रही थी, तो यहाँ से ये जो जा रहा है वो हमारा हो गया एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, ये हमारा बचत फलन हो गया। आया बच्चों, कितना इजी था ये बचत फलन देखना, क्योंकि हमने उपभोग फलन देख रखा है, तो हमको तो क्या करना था, आय के प्रत्येक स्तर पर अपन ने उपभोग देख रखा है, तो अब हमें क्या करना है, आय के प्रत्येक स्तर पर आय में से उपभोग को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाता है, बचत आ जाती है। बिल्कुल राइट। तो हमने जो उपभोग फलन के लिए जो वक्र बनाया था, उसी वक्र को हमने नीचे बढ़ा दिया, और हमारा यहाँ तक तो क्या बचत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो क्या था, बचत ऋणात्मक थी, अब बचत हो रही थी ना और यहाँ के बाद हमारी बचत हो रही थी, तो ये हो गया हमारा बचत फलन। तो हमने बचत समीकरण निकाली, बचत को कैसे निकाला, आय में से हमने उपभोग को माइनस कर दिया तो बचत आ गई। फिर हमने बचत का समीकरण निकाल दिया छोटी सी मैथमेटिक्स करके, और हमने ग्राफ के द्वारा भी देख लिया। अब बच्चों अपन आ जाते हैं अपने औसत बचत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति और फिर बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो जैसे हमने उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति निकाली थी, ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, बचत की भी औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति। सेम वही है, बहुत इजी है। जैसे हमने एपीसी निकाला था पहले, तो उसके लिए क्या करना था, जो कुल उपभोग में कुल आय का भाग दिया था, अब हमको क्या निकालना है, औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कुल बचत में कुल आय का भाग दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा औसत प्रवृत्ति। तो हमने ये सारणी बना रखी है, ये दोनों चीजें तो मैंने जो अपने वीडियो 2 में ली थी वही ली थी। अब एक बार एक सारणी को याद कर लीजिए, तो आपकी वही सारणी आगे काम आएगी। देखो मैंने आय को 0 से चालू करके 100, 200, 300, 400, 500 किया। इसी प्रकार उपभोग के अंदर मैंने 50-50 का अंतर किया। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि आय में जितनी वृद्धि होती है उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। अब क्योंकि हमको बचत निकालना है, तो बचत क्या होता है, आय माइनस उपभोग। तो 0 में से 100 गया तो -100, 100 में से 150 गया तो -50, 200 में से 200 गया तो 0, 300 में से 250 गया तो 50। इस प्रकार हमारा ये बचत आ गया। तो हमने देखा कि बचत पहले तो क्या थी, ऋणात्मक थी। ये देख रहे हैं अपन ग्राफ में, बचत क्या थी, अबचत थी, बचत हो ही नहीं रही थी। फिर ये 0 ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहाँ पर आय और उपभोग दोनों इक्वल हो गया, तो बचत हमारी हुई नहीं, और फिर बचत धीरे धीरे वापस बढ़ रही है। तो हमारा ये जो बचत का ग्राफ था ये हमारा वापस बढ़ने लगा। आ गया ना बच्चों समझ में, सारणी और ग्राफ से। अब हमको क्या निकालना है, एपीएस यानी औसत बचत प्रवृत्ति। तो औसत बचत प्रवृत्ति के लिए क्या करेंगे हम, कुल बचत में कुल आय का भाग देंगे। तो कुल बचत अपनी है 100 में 0 का भाग लगाया तो 0, 50 में 100 का भाग लगाया तो -0.5, 0 में 200 का भाग लगाया तो वापस 0, और फिर इस तरह से हम 50 में 300 का भाग लगाया, और हम इसके अंदर भाग लगाते जा रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जो औसत बचत प्रवृत्ति पहले 0 ऋणात्मक और फिर इस तरह से बढ़ती गई। तो अपन ने उधर भी देखा था कि औसत उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी और औसत बचत प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि हमको पता है कि y = c + s। हम बहुत बार देख चुके हैं, समीकरण 1 यहाँ से देख ले लीजिए कि y = c + a। आय है वो उपभोग और बचत की योग होती है। अब अपन क्या करते हैं, आपने गणित में पढ़ा है ना, 10th तक तो आपने मैथ पढ़ी होगी कि हम यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो सभी इक्वेशन के अंदर हम सेम डिजिट का डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर रही हूँ, y/y, c/y, s/y, सभी को y से मैंने डिवाइड किया, तो y से y कट गया तो 1। अब c/y क्या होता है, उपभोग बटा आय होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, और बचत बटा आय होता है औसत बचत प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत सीमांत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, 1 होता है। अब यदि मुझे एपीसी निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, एपीसी यानी मुझे औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है, तो मुझे 1 - एपीएस यानी मुझे 1 में से औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी पड़ेगी। और यदि मुझे औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है तो 1 - एपीसी यानी 1 में से मुझे औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी पड़ेगी।
कहने का मतलब ये है कि औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का योग 1 होता है। बच्चों 1 नंबर के क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड के पेपर आप उठा के देखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आया है कि एपीसी और मतलब औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति का योग कितना होता है, तो इसका योग 1 होता है। दो में से कोई भी एक चीज निकालनी तो उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इन तीनों में 2 में से 1 की वैल्यू दे देते हैं। यदि आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति दे रखी है तो आप क्या करो, 1 में से उसको माइनस कर दो तो औसत बचत प्रवृत्ति आ जाएगी। और यदि आपको औसत बचत प्रवृत्ति दे रखी है तो 1 में से उसको माइनस कर दीजिए तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आ जाएगी। आगे बच्चों समझो, बहुत सिंपल मैथ है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया अपना बचत की औसत प्रवृत्ति। अब हम आ जाते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS। अब जैसे ही सीमांत आता है, मार्जिनल की बात आती है, तो चेंज अपॉन चेंज कि आय में परिवर्तन होने से बचत में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को ही बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। तो MPS हो गया डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, अर्थात बचत में परिवर्तन अपॉन बटे में क्या लेंगे अपन, आय में परिवर्तन। तो मैंने इसी सारणी को यूज किया है और यहाँ पर अपन ने MPS निकाला है। हर बार बचत में चेंज से आय में जो चेंज हो रहा है उसका भाग लगाते गए तो हमारा आंसर आ गया 0.5। तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि जिस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर थी, इसी प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति भी स्थिर है। अब हम जैसे हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति के लिए फॉर्मूला लगाया था, इसी प्रकार हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, जहां जहां अपन ने इसी इक्वेशन को वापस यूज कर लीजिए। आपका y = c+s है, अब आप क्या कर दीजिए, सभी में डेल्टा से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा y = डेल्टा c प्लस डेल्टा s, और सभी को y की बजाय अब क्या करेंगे अपन, डेल्टा y से मल्टीप्लाई करो। तो डेल्टा y ओपन डेल्टा y, डेल्टा c ओपन डेल्टा y प्लस डेल्टा s ओपन डेल्टा y। डेल्टा y से डेल्टा y कट गया 1। अब डेल्टा c ओपन डेल्टा y क्या होता है, MPC, और डेल्टा s ओपन डेल्टा y क्या होता है, MPS। अर्थात बचत की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति दोनों की टोटल भी 1 होती है। जिस प्रकार उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1 हो रही थी, इसी प्रकार दोनों औसत मतलब औसत उपभोग और औसत बचत 1 होती है। इसी प्रकार सीमांत उपभोग और सीमांत बचत का योग भी 1 होता है। तो 1 = उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति प्लस बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब यदि आपको MPC निकालना है तो क्या करेंगे, 1 - MPS, और यदि आपको MPS निकालना है तो क्या करोगे, 1 - MPC। तो बच्चों आज का हमारा जो पूरा वीडियो था वो था बचत फलन, बचत की औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति। ये पूरा अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अपने देखा कि बचत फलन को S से बताते हैं, S मतलब सेविंग, और अपने पढ़ रखा था y = c+s, S निकालना है तो y में से अपन ने c माइनस कर दिया, और अपन ने ये इसको इस तरह से देख लिया, और यहाँ पर अपन ने इसको ग्राफ के द्वारा देखा। फिर जब हमको बचत की औसत प्रवृत्ति है तो हमने वही सारणी यूज करी और टोटल S में से टोटल y का भाग दे दिया तो अपन को APS निकला, जो कि अपन ने देखा कि इस तरह से बढ़ रहा है। फिर हमने क्या करा, y = c+s में सभी को पहले y से डिवाइड किया तो हमको पता चला कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है। फिर हमने बचत की सीमांत प्रवृत्ति निकाली, डेल्टा S ओपन डेल्टा y, और अपन ने इसको सोल्व करने के बाद अपन को पता चला कि जो यहाँ पर वापस में डेल्टा y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो अपन को पता चला कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है। तो बच्चों अभी तक अपन ने 20th चैप्टर के 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमारा उपभोग फलन और बचत फलन हो गया है। और सबसे पहले अपन ने ये भी देख लिया था कि कीन्स का आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत क्या है। अब हमारा बचता है निवेश फलन, तो बच्चों उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन बच्चों आपको एक काम करना है कि मेरी ये तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है। तो बचत निवेश फलन तो अपन को बहुत ईजी पड़ जाएगा फिर, क्योंकि जिसको उपभोग फलन समझ में आ गया है तो बचत फलन बहुत ज़्यादा उसको ईजी लग रहा होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, आय में से अपन को उपभोग को ही माइनस करना था। और अब हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे निवेश फलन। तो अगले वीडियो के अंदर बच्चों हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।